बात जब सत्ता, रुतबे और ताकत की होती है ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जहां एक इंसान का हर शब्द बस पत्थर की लकीर होता है। मतलब अगर हम अदालत के किसी ऐसे जज या शहर के बड़े हाकिम की कल्पना करें जिसके एक इशारे पर खामोशी छा जाती हो, जिसके फैसलों पर सवाल उठाने की किसी में हिम्मत ही ना हो। बिल्कुल। और इस तरह की ताकत का ना अपना एक अलग ही ऑरा होता है। मेरा मानना है कि ये एक ऐसी सत्ता है जिसे बाकायदा मापा जा सकता है, जो लोगों के चेहरों पर दिखने वाले खौफ में और सम्मान में साफ झलकती है। ऐसे प्रभावशाली लोगों के बारे में धारणा यही बनती है कि भाई ये तो अपनी जिंदगी के हर एक पहलू पर पूरा नियंत्रण रखते होंगे। हाँ, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या हो अगर अदालत का यही शेर, जिसके नाम से शहर के बड़े बड़े रसूखदार लोग कांपते हैं, वो अपने ही घर की दहलीज पार करते ही पूरी तरह से शक्तिहीन हो जाए। मतलब वो इंसान जो दिन भर दूसरों की संपत्तियों के और जिंदगियों के बड़े बड़े विवाद सुलझाता है, वो अपने घर में अपनी ही पत्नी के सामने एक छोटा सा फैसला भी ना ले सके। देखिए, जब हम इस विरोधाभास को देखते हैं ना, तो कहानी में एक अलग ही मनोवैज्ञानिक गहराई आ जाती है। और मुंशी प्रेमचंद की खासियत यही है, वे समाज की सबसे ऊपरी चमचमाती और आदर्श दिखने वाली परत को खोलकर उसके नीचे जो खोखलापन छिपा है ना, उसे सामने ले आते हैं। सही कहा। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय और मिशन भी यही है। आज हम मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास वरदान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश का विश्लेषण कर रहे हैं, जो है डिप्टी श्यामाचरण की कहानी। हाँ, और ये कहानी बहुत ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। हम इस कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्रतिष्ठित परिवार की बाहरी चकाचौंध उसके अंदर पल रही अव्यवस्था को छिपा लेती है। कैसे एक पिता का घर के मामलों से पीछे हटना और बस एक गलत फैसला दशकों की प्रतिष्ठा को कैसे खाक में मिला सकता है। तो शुरुआत हम खुद इस पब्लिक टाइटन यानी डिप्टी श्यामाचरण से ही करते हैं। स्रोतों में उनके सार्वजनिक जीवन का जो विवरण दिया गया है, वो वाकई किसी को भी हैरान कर सकता है। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के बारे में स्रोत क्या बताते हैं? उनका व्यक्तित्व उस दौर के हिसाब से बहुत ही असाधारण था। पूरे नगर में उनकी धाक थी। वे एक ऐसे अधिकारी थे जिनकी लोग सिर्फ डर से नहीं बल्कि दिल से इज्जत करते थे। अच्छा, मतलब खौफ के साथ साथ सम्मान भी था। बिल्कुल। उनकी ईमानदारी और रिश्वत से उनकी नफरत की तो बाकायदा मिसालें दी जाती थी। उनकी न्याय प्रणाली इतनी सूक्ष्म और सटीक थी कि पिछले 10-12 वर्षों में उनके दिए गए केवल 2-4 फैसलों की ही ऊपरी अदालतों में अपील की गई होगी। अरे बाप रे, सिर्फ 2-4 फैसलों की अपील 10-12 सालों में, ये तो वाकई बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्रोतों के मुताबिक ये सब बिना अंग्रेजी जाने हो रहा था। जी हाँ, यही तो सबसे दिलचस्प बात है। मतलब उस समय जहां अंग्रेजी को ही बुद्धिमत्ता का एकमात्र पैमाना माना जाता था, वे अंग्रेजी का एक अक्षर नहीं जानते थे। फिर भी बड़े बड़े वकील और बैरिस्टर उनकी समझदारी देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। इसी स्वाभिमान और उनके रुतबे को समझने के लिए स्रोतों में एक बहुत ही मजेदार किस्सा दर्ज है। एक बार डिप्टी साहब कलेक्टर से मिलने गए। अब कलेक्टर उस वक्त स्नान कर रहे थे, तो डिप्टी साहब को बरामदे में एक छोटे से मोढ़े पर इंतजार करने को कहा गया। एक मोड़े पर? हाँ, और उन्होंने पूरे 2 घंटे तक वहां बैठकर प्रतीक्षा की। 2 घंटे? हम्म। एक छोटे से मोड़े पर? हम्म। मतलब आज के जमाने में तो कोई आम इंसान भी 15 मिनट इंतजार करने पे झल्ला जाए, और वो तो शहर के इतने बड़े डिप्यूटी थे। बिल्कुल। और इसके बाद जो हुआ वो उनके चरित्र को पूरी तरह परिभाषित करता है। 2 घंटे बाद जब कलेक्टर साहब बाहर निकले तो उनके हाथ में टेनिस का बैट था। ओहो, मतलब वो खेलने जा रहे थे? हाँ, और उन्होंने बस इतना कहा कि मुझे खेद है आपको इंतजार करना पड़ा, लेकिन मुझे अभी क्लब जाना है, आप फिर कभी आएं। फिर डिप्टी साहब ने क्या किया? डिप्टी साहब ने उसी वक्त उन्हें सलाम किया और वहां से लौट आए। अपने आत्म गौरव और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के कारण उन्होंने उस दिन के बाद अपने पूरे जीवन में कभी किसी अंग्रेज अधिकारी से भेंट नहीं की। क्या बात कर रहे हैं! अंग्रेज अफसर के सामने इतना स्वाभिमान! मतलब ये केवल किसी पद का अहंकार नहीं था, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ाव था। और अगर देखा जाए तो यही जुड़ाव उनके पहनावे में भी झलकता था। एकदम सही पकड़ा आपने। स्रोतों के अनुसार उन्हें कोट पतलून से सख्त नफरत थी। हाँ, वे हमेशा बटनदार ऊंची अचकन, रेशमी काम की अबा, काला शिमला, ढीला पाजामा और दिल्ली वाला नोकदार जूता पहनते थे। मतलब ये सिर्फ फैशन नहीं था, ये एक तरह का एंटी कॉलोनियल स्टेटमेंट था। बिल्कुल एक मौन विद्रोह था उनका। लेकिन देखिए, यहां आकर कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। जो व्यक्ति अंग्रेज कलेक्टर के सामने नहीं झुका,
वो अपने घर में एक शब्द नहीं बोल पाता था। भाई, घर के भीतर की दुनिया बिल्कुल अलग थी। वहां उनकी सुयोग्य पत्नी प्रेमवती का एकाधिकार चलता था। एक किस्सा है जो इस पारिवारिक डायनामिक्स को बहुत ही स्पष्ट कर देता है। हुआ यूं कि एक बार डिप्टी साहब ने अपनी मर्जी से एक महराजिन यानी नौकरानी काम पर रख ली, और शायद स्रोतों के मुताबिक वो महराजिन स्वभाव से थोड़ी रंगीली थी, जो उनकी पत्नी प्रेमवती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हाँ, और इसका नतीजा ये हुआ कि प्रेमवती ने इस फैसले के खिलाफ मौन विद्रोह कर दिया। वे हफ्तों तक कोप भवन में बैठ गईं। कोप भवन में? जी हाँ। मतलब उन्होंने खाना पीना बोलना सब छोड़ दिया? अरे बाप रे, जैसे अगर इसे आज की भाषा में कहें तो मतलब वे पूरी तरह से रूठ कर घर के अंदर ही स्ट्राइक पर चली गई। बिल्कुल, एक स्ट्राइक की तरह ही था वो। और अंत में अदालत में कभी हार न मानने वाले हमारे डिप्टी साहब को इस घरेलू स्ट्राइक के सामने घुटने टेकने ही पड़े। उन्हें उस महराजिन को काम से निकालना पड़ा। तो क्या ये सिर्फ एक नौकरानी को निकालने तक सीमित था? नहीं नहीं, बात सिर्फ नौकरानी की नहीं थी। इस घटना के बाद डिप्टी साहब ने हमेशा के लिए घर के मामलों में दखल देना छोड़ दिया। उन्होंने जैसे हथियार ही डाल दिए। यार, ये तो बिल्कुल आज के किसी उस सख्त सीईओ की तरह लगता है जिसकी कंपनी में तो तूती बोलती है, जो मतलब एक इशारे पर करोड़ों के फैसले ले लेता है बोर्डरूम में, जिसके आने पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, लेकिन शाम को घर जाने पर उसे टीवी का रिमोट भी अपनी मर्जी से नहीं मिलता। बहुत ही सटीक उदाहरण है। लेकिन देखिए, कंपनी के सीईओ का रिमोट न मिलना एक मजाकिया बात हो सकती है। यहाँ डिप्टी साहब का घर के मामलों से पीछे हटना एक बहुत बड़े तूफान की नींव रख रहा था। बिल्कुल। और जब घर का मुखिया शांति बनाए रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह मुंह मोड़ लेता है ना, तो उस पावर वैक्यूम का सबसे पहला और सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है। तो उनके बच्चों पर इसका क्या असर हुआ? देखिए, डिप्टी साहब के बड़े बच्चे तो फिर भी अपनी जगह बना चुके थे। बड़ा बेटा राधाचरण रुड़की कॉलेज में पढ़ाता था, और मंजली बेटी सेवती भी प्रयाग के एक धनी घराने में ब्याही जा चुकी थी। सारा जो संकट था वो केंद्रित था सबसे छोटे बेटे कमलाचरण पर, जो उस वक्त 15-16 साल का हो चुका था। राइट। हाँ। 15-16 साल का एक ऐसा लड़का जो अपनी माँ के अंधे लाड़ प्यार के कारण पूरी तरह से बिगड़ चुका था। हालत ये थी कि वो एक सीधा सा पत्र तक नहीं लिख सकता था। 15 साल की उम्र में एक खत नहीं लिख सकता था। बिल्कुल। जब स्कूलों से बात नहीं बनी तो घर पर मास्टर साहब रखे गए, लेकिन 3 महीने में कमलाचरण ने मुश्किल से 3 पाठ पढ़े होंगे। अंत में हारकर मास्टर साहब भी चले गए। तो डिप्टी साहब ने कुछ नहीं किया ना। इसके बाद जब खुद डिप्टी साहब ने उसे पढ़ाने का जिम्मा उठाया तो कहानी फिर उसी कोप भवन वाले मोड़ पर आ गई। अच्छा, मतलब फिर से वही स्ट्राइक। हाँ, डिप्टी साहब जो अदालतों के पेचीदा मामले चुटकियों में सुलझा लेते थे, वह इस लड़के में पढ़ाई के प्रति रुचि नहीं जगा पाए। जब उन्होंने थोड़ी सख्ती की, उसे डांटा डपटा, तो मां प्रेमवती ने फिर से घर में उत्पात मचा दिया। प्रेमवती का क्या तर्क था इसमें? प्रेमवती का तर्क था कि कमला रूपवान है, सुकुमार है, उसे सख्ती की क्या जरूरत है। नतीजा वही हुआ, डिप्टी साहब ने झल्लाकर पढ़ाना ही छोड़ दिया। एक मिनट रुकिए, यहाँ ना बात थोड़ी और गहराई से समझने वाली है। देखिए, हर घर में सबसे छोटे बच्चे लाडले होते हैं। हर माँ बाप अपने छोटे बच्चे से थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते हैं, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। तो क्या सिर्फ इस प्यार और गलतियों पर पर्दा डालने से ही कोई इंसान इतना पतन की ओर चला जाता है? मैं सोच रही थी कि क्या कोई और कारण नहीं था। देखिए, ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। लाड़ प्यार अपने आप में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब वो प्यार बच्चे को उसकी कमियों के परिणाम भुगतने से बचाने लगता है। मतलब उसे कंसिक्वेंसेस का सामना ही नहीं करने दिया गया। बिल्कुल। एक प्रतिष्ठित परिवार जहां पैसे की कोई कमी नहीं है, वहां अगर अनुशासन शून्य हो जाए तो वो खालीपन हमेशा व्यसनों से भरता है। और कमलाचरण के मामले में ठीक यही हुआ। पढ़ाई छूटी तो उसकी जगह पतंगबाजी, कबूतरबाजी और जुए ने ले ली। बाप रे। और इतना ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी दिलचस्पी बाहरी सजावट में थी। शीशा, कंघी, इत्र और तेल। वो अपने लुक को लेकर बहुत जुनूनी था। मतलब वो पूरी तरह से एक नकली दुनिया में जी रहा था। उसे लगता था कि अच्छे कपड़े पहनना और इत्र लगाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अब उम्र हो चली थी कमलाचरण के विवाह की। अब सवाल ये है कि एक ऐसा लड़का जो पत्र नहीं लिख सकता, जो जुए और कबूतरबाजी में डूबा है, उसे समाज किस नजर से देखता है? यही से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां विनाश का असली बीज बोया जाता है। इस हिस्से में समाज का वो खोखलापन सामने आता है जिस पर मुंशी प्रेमचंद चोट करना चाहते थे। तो शादी तय कैसे हुई? हुआ यूं कि प्रेमवती एक दिन सुवामा नाम की किसी परिचित के घर जाती है।
वहां वो व्रजरानी नाम की लड़की को देखती है। उसे देखते ही वो ठान लेती है कि यही लड़की उसके घर की बहू बनेगी। अब यहाँ लड़की वालों का नजरिया भी तो देखिए। जब उनके पास ये रिश्ता पहुंचता है तो वे फूले नहीं समाते। उन्हें लगता है कि लड़का कुलीन है, बुद्धिमान है, शिक्षित है और पैतृक संपत्ति से संपन्न है। हाँ, और ये सब धारणाएं किस आधार पर बनी? सिर्फ नाम पर। डिप्टी साहब का रुतबा पूरे शहर में है तो लड़का भी वैसा ही होगा, जबकि सच्चाई ये है कि लड़के में सिवाय पैतृक संपत्ति के एक भी गुण नहीं है। बिल्कुल। परिवार का बाहरी रसूख और पैसा अक्सर लड़कों की व्यक्तिगत कमियों पर इतना मोटा पर्दा डाल देता है कि लड़की वाले कोई बैकग्राउंड चेक करने की जरूरत ही नहीं समझते। और आपको पता है, इस विवाह में एक और अजीब बात हुई। लड़की वालों से तिलक दहेज नहीं लिया गया। हाँ, मैंने स्रोतों में पढ़ा है और उसका जो तर्क दिया गया वो वाकई चौंकाने वाला है। प्रेमवती का मानना था कि लड़की अपने गुणों में लड़के से कहीं अधिक भारी है, इसलिए दहेज ना लेकर उस तराजू को बराबर किया जा रहा है। ये एक बहुत ही अजीब तरह का मनोवैज्ञानिक लेन देन अगर आप ध्यान दे तो। वे जानते हैं कि उनका लड़का अयोग्य है, वे ये भी जानते हैं कि लड़की बहुत गुणवान है। हाँ, इसलिए वे दहेज का त्याग करके मनी मन ये सोचकर खुश हो रहे हैं कि उन्होंने लड़के की कमियों की कीमत चुका दी है। यार ये तो बिल्कुल आज के किसी बड़े कॉर्पोरेट मर्जर की तरह लग रहा है। वो कैसे? जहां मतलब एक कंपनी सिर्फ दूसरी कंपनी का बड़ा ब्रांड नाम और चमकता हुआ लोगो देखकर करोड़ों का सौदा कर लेती है। वे कागजात नहीं देखते, बैलेंस शीट चेक नहीं करते, बस नाम देखकर अंधाधुंध निवेश कर देते हैं। और जब बाद में असलियत सामने आती है तो पूरी कंपनी दिवालिया हो जाती है। बहुत ही उम्दा तुलना की आपने। इस कहानी में भी दिवालियापन ही इंतजार कर रहा था। स्रोतों में मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही चेतावनी भरी पंक्ति है। वे लिखते हैं कि इस प्रकार संयोग ने आज उस विषैले वृक्ष का बीज बोया जिसने 3 ही वर्ष में कुल का सर्वनाश कर दिया। सिर्फ 3 साल, दशकों की इज्जत, वो रुतबा जिसके आगे अंग्रेज कलेक्टर भी मायने नहीं रखता था, वो सब सिर्फ 36 महीनों में खाक हो जाने वाला था। ये विचार अपने आप में बहुत डरावना है। और विडंबना देखिए कि जब यह सर्वनाश का बीज बोया जा रहा था तब घर में मातम नहीं बल्कि जश्न का माहौल था। परिवार इस आने वाले तूफान से पूरी तरह अनजान होकर हंसी मजाक में डूबा हुआ था। ये कॉन्ट्रास्ट कहानी को और भी मारक बनाता है। एक तरफ विनाश की नींव रखी जा रही है और दूसरी तरफ घर की स्त्रियां, मतलब प्रेमवती, बेटी सेवती और बड़ी बहू चंद्रा विवाह की तैयारियों को लेकर हंसी मजाक कर रही हैं। हाँ, ये दृश्य परिवार की महिलाओं की मानसिकता और उनके आपसी संबंधों को बहुत ही बारीकी से दर्शाता है। सेवती अपनी इस सुरीली आवाज में एक छिड़ाने वाला लोकगीत गाती है, तुम तो श्याम बड़े बेखबर हो। हाँ, वो अपनी भाभी को छिड़ा रही थी ना। बिल्कुल। वो असल में अपनी भाभी चंद्रा की टांग खींच रही है और चंद्रा का चरित्र यहाँ कमला चरण के बिल्कुल विपरीत खड़ा किया गया है। हाँ, स्रोतों के मुताबिक चंद्रा का स्वर थोड़ा भद्दा है, उसे गाना नहीं आता और जब वो गाती है तो आवाज फट जाती है। लेकिन उसमें एक ऐसा गुण है जो इस पूरे परिवार में किसी और के पास नहीं है, और वो है गहरा समर्पण। सही कहा। वह अपने पति राधा चरण से अथाह प्रेम करती है और उसकी दुनिया सिर्फ अपने पति के खत के इंतजार के इर्द गिर्द घूमती है। और चंद्रा की ये सादगी और उसका प्रेम कमला चरण के छिछोरेपन और बाहरी दिखावे पर एक तमाचा है। चंद्रा अपने पति के प्रति अपने समर्पण को अपना सबसे बड़ा गहना मानती है, जबकि बाकी परिवार बाहरी चकाचौंध में अंधा है। ये पारिवारिक हंसी ठिठोली का जो दृश्य है ना, ये कहानी में एक तरह का तनाव पैदा करता है। मतलब पढ़ने वाले को पता है कि बर्बादी आने वाली है, लेकिन किरदार बिल्कुल बेखबर है। और तभी इसी हंसी मजाक के बीच उस किरदार की एंट्री होती है जो इस बर्बादी का असल वाहक है। बाबू कमलाचरण पदार्थ। जी हाँ, 15-16 साल का छर्राहा लड़का, गोरा रंग, भड़कीले कपड़े पहने हुए, कपड़ों से इत्र की तेज महक आ रही है, आंखों में सुरमा लगा है, और जरा सोचिए उसके हाथ में क्या है। एक बुलबुल। एक बुलबुल। ये दृश्य अपने आप में पूरे सामंती समाज के पतन का एक रूपक है। एक लड़का जिसके सिर पर एक नए जीवन, एक पत्नी और परिवार की जिम्मेदारी आने वाली है, उसकी दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि एक पक्षी है। और वो अंदर आते ही बड़े गर्व से अपने कारनामे का बखान भी तो करता है। वो कहता है कि आज उसने ऐसा काम किया है कि सारा नगर दंग रह गया। और वो काम क्या था? नवाब मुन्ने खान के साथ बुलबुल की लड़ाई। अरे, नवाब मुन्ने खान, जिनका बुलबुल पूरे शहर में अजेय माना जाता था।
50 रुपए की बाजी लगी थी और लाखों लोगों की भीड़ इस तमाशे को देखने के लिए जमा थी। बाप रे, 50 रुपए उस जमाने में! हाँ, और कमलाचरण पूरे रोमांच के साथ वर्णन करता है कि कैसे उसके बुलबुल ने नवाब के बुलबुल को चोंच मारी, उसे नचाया और अंत में उसे ऐसे दबोचा जैसे कोई बाज चिड़िया को दबोचता है। और नवाब साहब की क्या प्रतिक्रिया थी इस पर? स्रोतों में बताया गया है कि उन्हें 50 रुपए हारने का कोई दुख नहीं था। भाई, उनकी तो लाखों की आमदनी थी। बिल्कुल। उन्हें दुख इस बात का था कि शहर भर में उनकी जो धाक थी, उनके बुलबुल का जो नाम था, वो मिट्टी में मिल गया। और इस हार के बाद नवाब ने जो किया वो उस समाज के खोखले अहंकार की पराकाष्ठा है। नवाब अपने घर गए और उस बुलबुल को जिसने उन्हें शर्मिंदा किया था, जिंदा ही जमीन में गाड़ दिया। जिंदा गाड़ दिया? जी। सिर्फ एक मुकाबले में हारने की वजह से एक बेजुबान पक्षी को जिंदा दफना देना, ये वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है ना? लेकिन कमलाचरण के लिए ये क्रूरता कोई मायने नहीं रखती। उसके लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी विजय है। वो अपनी जेब खनखनाते हुए कहता है कि आज मुंह मीठा कराओ। देखिए, अगर इस बुलबुल की लड़ाई का विश्लेषण किया जाए ना, तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ये एक बहुत गहरा मेटाफर है। कैसे? जरा इसे और स्पष्ट करेंगे? देखिए, कमलाचरण इस जीत का जश्न मना रहा है, लेकिन असल में ये उसके नैतिक और चारित्रिक पतन की सबसे बड़ी हार का प्रतीक है। कमलाचरण उस समाज का हिस्सा बन रहा है जहां इंसान की कीमत उसके गुणों से, उसकी शिक्षा या उसके चरित्र से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से आंकी जाती है कि उसका बुलबुल कितना ताकतवर है, उसने किस नवाब को हराया है। वो एक ऐसी सामंती संस्कृति में धंस रहा है जहां लोग अपने झूठे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचाते। मतलब कमलाचरण की ये जीत असल में इस बात की पुष्टि है कि वो अब पूरी तरह से व्यसनों और झूठी शान के दलदल में डूब चुका है। बिल्कुल सही। और सबसे भयानक बात ये है कि परिवार की औरतें, उसकी खुद की बहन सेवंती, उसकी इस खोखली जीत पर तालियां बजा रही हैं। सेवंती उससे अपने लिए दूध के कुल्हड़ और भैया के लिए 2-2 लुगैया मांग रही है, जो उसी गाने के बोल थे। हाँ, सब ठहाका मारकर हंस रहे हैं। मतलब वे एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़े होकर पिकनिक मना रहे हैं। यही इस कहानी का सबसे दुखद और मारक पहलू है। पूरे शहर में डिप्टी साहब का इतना रुतबा है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति आकर उन्हें ये सच्चाई बताने की हिम्मत ही नहीं कर सकता कि उनका लड़का किस राह पर जा रहा है। और घर के अंदर माँ का अंधा लाड़ प्यार उनकी खुद की आंखों पर पट्टी बांध चुका है। जब समाज आपके सम्मान में इतना झुक जाए कि आपकी कमियां बताना ही बंद कर दे, तो पतन निश्चित हो जाता है। ये कहानी केवल एक विवश पिता या एक बिगड़े हुए बेटे तक सीमित नहीं रह जाती ना। ये एक ऐसा आईना है जो दिखाता है कि कैसे समाज में एक परिवार की बाहरी चमक दमक, उसका रसूख, उसके अंदरूनी दीमक को पूरी तरह से छिपा लेता है। एकदम सच कहा आपने। बाहर से देखने पर वो एक आदर्श परिवार था। एक ईमानदार और ख्याति प्राप्त हाकिम, एक सुयोग्य पत्नी, सफल बड़े बच्चे। लेकिन अंदर से वे केवल एक ढांचे की तरह रह गए थे जिसे गिरने के लिए बस एक हल्के से धक्के की जरूरत थी। और वो धक्का था कमलाचरण का वो विवाह। जब एक अयोग्य और व्यसनों में डूबे व्यक्ति के हाथ में परिवार की प्रतिष्ठा और एक गुणवान लड़की का भविष्य सौंपा जाता है, तो वो केवल अपना ही नहीं बल्कि उस नाम और रुतबे का भी सर्वनाश कर देता है जो पीढ़ियों की मेहनत से बनाया गया था। सच में ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि केवल बाहरी आवरण को देखकर लिए गए फैसले कितने घातक हो सकते हैं। और साथ ही ये उस लाड़ प्यार पर भी सवाल उठाती है जो एक इंसान को उसकी वास्तविकता देखने से रोक देता है। हाँ, जो समय रहते अपनी कमियों को नहीं पहचानते, उन्हें बाद में सिर्फ पछतावा ही मिलता है। बिल्कुल। कहानी के स्रोत स्पष्ट करते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम ने महज 3 साल में कुल का सर्वनाश कर दिया। दशकों की मेहनत, ईमानदारी और रुतबा सिर्फ एक गलत परवरिश और झूठी प्रतिष्ठा पर आधारित विवाह के कारण मिट्टी में मिल गया। अब यहाँ पहुंचकर श्रोताओं के लिए एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। हमने शुरुआत में अदालत के उस शेर की बात की थी जिसकी बाहर तूती बोलती थी, लेकिन जब हम इस पूरी कहानी का विश्लेषण करते हैं तो ये सोचना लाजमी हो जाता है कि क्या समाज में अत्यधिक सम्मान और बेतहाशा प्रतिष्ठा ही कभी-कभी परिवारों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है? बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। जब कोई इंसान या परिवार इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाता है तो कोई भी बाहर का व्यक्ति, कोई भी शुभचिंतक उन्हें उनकी कमियों का आईना दिखाने की हिम्मत ही नहीं कर पाता और घर के अंदर की आंखें मोह में अंधी हो जाती हैं।
फिर जब आईना टूटता है तो इंसान अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया के मलबे में दब जाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विचार है जो इस कहानी के खत्म होने के बाद भी बहुत देर तक जहन में गूंजता रहता है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए विश्लेषण के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए।